नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपका ग्लोबल आईटीआई की यूट्यूब चैनल पर। और जैसे आप लोग जानते हो कि आपकी जो है कि इस समय इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। तो उसी सीरीज में आज हम पुनः आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिन भाइयों को लगता है कि वो अपने आप से भी कुछ मेहनत मेहनत करना चाहते हैं अपनी एग्जाम्स को बेहतर बनाने के लिए, तो उन भाइयों के लिए थोड़ा सा सूचना ये है कि अगर आप भी चाहते हो कि पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करो, तो आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे और सर्च बार में क्या लिखोगे, global.iti.org। और जैसे यहाँ पे पेज खुलकर आया है, सेम टू सेम आपके मोबाइल लैपटॉप में या फिर आपके जो है कि टैब में ऐसा ही स्क्रीन खुल के आएगा। और आप जो है कि निमी का टेक्स्ट बुक जिससे आपका एग्जाम आता है, जिस पैटर्न से, और क्वेश्चन बैंक, सिलेबस, पीडीएफ, सारी चीजें आपको आपके लिए क्या है यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है भाई, तो ज्यादा इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। चलो, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपकी ये क्लास। और आपके सामने रहा आपका पहला ये क्वेश्चन। चलो भाई, देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। यानी कोई सीरीज सर्किट है, उसमें यदि खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब समझो, एक्चुअली मतलब ये कहना क्या चाहता है कि यदि कोई सीरीज सर्किट है, जैसे मैंने एक बना दिया है सीरीज सर्किट मेरा, ठीक, या मैंने 220 वोल्ट की क्या दे दी, सप्लाई दे दी। तो वही पूछ रहा है कि यदि सीरीज सर्किट है, यदि ओपन हो जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है कि नो इफेक्ट ओपन रजिस्टर, यानी प्रतिरोध ओपन होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा भाई, देखते हैं दूसरा। देखो, फुल सर्किट करंट विल फ्लो इन ओपन, यानी जहां ओपन हो गया है इसमें से पूरी की पूरी धारा बहेगी। ये तो कभी संभव ही नहीं कि तार कनेक्ट ना हो और धारा बह जाए, ऐसे गलत बात है भाई। चलो अगला देखो, संट टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन सर्किट। कहने का मतलब यह है कि जो ओपन सर्किट है, यहाँ पर संट मतलब होता है पैरेलल। संट मतलब क्या होता है भैया, पैरेलल। कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर ओपन हो गया है, यहीं पर पूरा का पूरा वोल्टेज जो यहाँ पे 220 वोल्टेज वाला है, टोटल का टोटल वोल्टेज यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, चलो लास्ट कह रहा है कि संट नो वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन ओपन रजिस्टर, यानी जहां पर रजिस्टर ओपन हुआ है, यानी यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होगा। तो भाई एक बात ध्यान रखना सभी लोग कि यदि कोई सर्किट ओपन हो जाता है तो टोटल का टोटल जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो कहां पर अपीयर हो जाता है, कहां पर अपीयर हो जाता है, ओपन सर्किट पे, जहां पर ओपन हुआ है। तो ये ध्यान रखना, जो टोटल जैसे मैंने सर्किट बनाया तो जो 220 टोटल वोल्टेज है वो यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। इसका मतलब अगर पूछ दे ये पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, आपसे पूछ दे कि यदि ओपन सर्किट है तो सीडी पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, आप बोलोगे सर 220 वोल्टेज होगा। क्या होगा, आप बोलोगे 220 वोल्टेज होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है कि खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, यानी संट टोटल सप्लाई वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन द आरपी रजिस्टेंस। ठीक है, देखो क्लियर नहीं हो रहा था तो मैं अलग से पहले लिख दिया हूं। देखो यहाँ पर जो है कि क्या है, आपकी 24 वोल्ट की क्या है, सप्लाई है। ठीक है, और दिखा रहा है कि 12 एम्पियर इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रही है। और एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। पहले रेजिस्टेंस का मान दिया है 4 ओम, दूसरे का 6 ओम, और तीसरे का R3। तो इसी R3 का मान क्या होगा यह इसने पूछा है। ठीक है, चलो इसको करने से पहले तो एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ एक बात बताओ, ये सपोज दैट आपकी सप्लाई वोल्टेज हम दिया है 24 वोल्ट, यहाँ करंट कितनी जा रही है, 12 एम्पियर। तो इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, अगर मैं इस सर्किट को मैं ऐसे ड्रा करूं, अगर इस सर्किट को मैं ऐसे ड्रा करूं, ये 24 वोल्ट है और ये जाने वाली करंट कितना दिया है, 12 एम्पियर। कितना दे रहा है भैया, 12 एम्पियर। ये मैंने मान लिया टोटल रेजिस्टेंस, मुझे नहीं पता ये 4 है 6 है, इसी मैंने छोड़ दिया। तो मुझे पता है टोटल रेजिस्टेंस होगा कितना। आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, V बाई आई। तो आप बोलोगे सर V का मान तो 24 वोल्ट है, करंट का मान 12 वोल्ट है, तो बराबर जो हमारा 2 ओम आ गया। कितना आ गया,
2 ओम आ गया। इसका मतलब ये है कि ये टोटल जो रेजिस्टेंस होगा इसका मान कितना होगा, 2 ओम होगा, ठीक है। लेकिन उसको तोड़ के पैरेलल में कर दिया है कि भैया एक 4 ओम है, एक 6 ओम है, तो R3 क्या होगा। अब आप बताओ, मैं जरा से इसको साफ कर देता हूं कि यहाँ मैं लिख देता हूं कि टोटल जो मेरा R इक्विवेलेंट आया है वो कितना आया है भैया, 2 ओम। क्या आया है, 2 ओम आया है, ठीक है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं। आप बोलोगे सर ये तो पैरेलल में है, आप बोलोगे सर ये तो पैरेलल में है। मैं कहूंगा ये तो भाई एक 4 ओम है, एक 6 ओम है, और ये पता नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन सर कहोगे आप, तो आप कहोगे सर आर इक्विवेलेंट तो पता है, आप कहोगे सर आर इक्विवेलेंट टोटल आर का मान कितना है, 2। आप बताओगे कि भाई पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर आर इक्विवेलेंट होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आप बताओ आर इक्विवेलेंट का मान आपने तो निकाल लिया 1/2 बटे 1/r1 का मान आपने यहाँ लिखा है 4 प्लस 1/r2 का मान आपने लिखा है 6 प्लस 1/r3 जो कि आपसे पूछा है, R3 का मान ही तो आपसे पूछा है। चलो भाई इस चीज को मैं इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 1/2 बराबर, इन दोनों को सॉल्व करोगे एलसीएम आएगा 12, आप करोगे यहाँ आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2 प्लस 1/r3, ठीक है। चलो अब इस 1/r3 को मैं यहाँ लिखता हूँ बराबर, ये क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 3 में 2 जोड़ोगे आएगा 5/12। आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे 2 छक्के 12 1, यानी 1/r3 इक्वल टू 1/12। अगर इसको आप उलट दोगे तो R3 का मान क्या आएगा भैया 12, क्या आएगा भैया 12, यानी R3 का मान कितना होगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, डी है। ऑप्शन नंबर क्या है भैया, डी है। चलो किसी को दिक्कत नहीं है भाई, चलो होना भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ ए बी पॉइंट आर शॉर्टेड। यानी देखो अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा आप लोगों को। ऐसा है कि ये जो है कि सप्लाई वोल्टेज आपने दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, चौथा यहाँ पे बोला है कि ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए क्या है, बी है। बोला इन दोनों को यदि शार्ट कर दिया जाए तो इस पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस क्या होगा। एक बात भाई मेरे ध्यान रखना, अगर ये सपोज दैट अगर ये शॉर्ट ना होता, ये क्या होता, शॉर्ट ना होता, तब तो जितना रेजिस्टेंस था इसका सब तीनों पैरेलल में थे, मान निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ऑलरेडी क्या है, एक सेकेंड, ये क्या है, चलो ये क्या है भाई, शॉर्ट है। क्या बोला है, शॉर्ट है। जब शॉर्ट है तो हमेशा और हमेशा याद रखना, जब कोई सर्किट शॉर्ट हो जाता है तो उसमें आप जानते हो कि करंट क्या करती है, करंट उस रास्ते को फॉलो करती है जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल कम से कम हो, बिल्कुल कम से कम हो। तो आप बताओ करंट यहां से जाना शुरू करेगी, करंट यहां से जाना शुरू करेगी, और ऐसे जाते जाते इसको एक रास्ता इधर मिलेगा, एक रास्ता इधर मिलेगा, लेकिन देखेगी इस रास्ते में तो रेजिस्टेंस है, कोई बात नहीं इस रास्ते में चलेगी। फिर यहाँ जाएगी दूसरा रास्ता मिलेगा, फिर सोचेगी इसमें तो भाई जो है कि रेजिस्टेंस है, फिर इधर जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी देखिए इसमें रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ जाएगी और इस रास्ते को फॉलो करती हुई यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि करंट इस रास्ते को फॉलो करेगी और इसमें जो 3 4 5 50 ही प्रतिरोध क्यों न लगे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, उस परिपथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा मेरे भैया, उस परिपथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो भाई कौन सा जीरो बता रहा है, पहला है ऑप्शन की सर्किट रेजिस्टेंस विल बी जीरो, सर्किट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जीरो होगा, जो कि आपका सही आंसर है। क्या है भाई, जो कि आपका सही आंसर है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर 2 दिया है कि सेम करंट विल फ्लो इन ब्रांच, नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर 3 है कि सप्लाई वोल्टेज विल एग्जिस्ट इन ईच ब्रांच, बिल्कुल गलत बात है। टोटल रेजिस्टेंस करंट इक्वल टू ईच ब्रांच सर्किट, गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है आपका कौन सा है भाई, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज द बेस्ट आंसर। चलो अगला देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर इफ इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी ये बोला है कि यदि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो उनमें से वह कौन सा मटेरियल है, पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। समझ रहे हो, तापमान बढ़ाने पर क्या करता है,
प्रतिरोध भी बढ़ता है, ऐसा ये बोल रहा है। एक बात मेरे को भाई ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, मैं एक शब्द बताया हूं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैं हिंदी में लिखता हूँ, छोड़, मैं हिंदी में लिखता हूँ। आप क्या लिख इसको बोलते हो? ताप गुणांक। क्या बोलते हो भैया? ताप गुणांक। ताप गुणांक। ताप गुणांक का मतलब मैंने कल ही बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि किसी भी मटेरियल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है कि चेंज करने पर, बदलने पर, यानी घटाओ या फिर बढ़ाओ, उसको कोई मायने नहीं रखता, चेंज करने पर उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंजिंग हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको क्यों बता रहा हूं, देखो तापमान में वृद्धि के साथ इसकी प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इसको इस एक शब्द और बोल सकता है कि इसका ताप गुणांक क्या है? इसका ताप गुणांक पॉजिटिव है, ये भी बोल सकता है। ये भी बोल सकता है कि तापमान वृद्धि के साथ इसकी रेजिस्टेंस बढ़ता है, या फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। यानी जब तापमान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पॉजिटिव, यानी तापमान बढ़ाओगे लेकिन यदि घट जाएगा रेजिस्टेंस तो उसको निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे। इसलिए मैं इसको बता रहा था। ठीक है भाई, चलो अभी पहला ऑप्शन क्या है? अभी पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वेरिस्टर। वेरिस्टर को एक शब्द और बोलते हैं, मैं कल भी बताया था, वीडीआर, जिसको बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये क्या होता है, इसका वोल्टेज चेंज होने पर इसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है, वो होता है वीडीआर। लेकिन जो वीडीआर होता है मेरे भाई, वो जो वीडीआर होता है वो क्या होता है? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब ये होता है कि वीडीआर में यदि आप तापमान बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। चलो अगला है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का मतलब मैंने कल ही बताया था कि थर्मल प्लस रजिस्टर, यानी थर्मल मतलब क्या होता है? थर्मल मतलब क्या होता है भाई? हीट यानी उष्मा। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस होता है। कौन? थर्मिस्टर। थर्मिस्टर मेरा क्या होता है? टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस। इसका मतलब यह है कि इसमें तापमान को जब चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, लेकिन ये क्या होता है? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब यह है कि इसमें तापमान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। ये भी वरिस्टर भी क्या होता है? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब तापमान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, एक है एलडीआर। एलडीआर का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जो कि लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि लाइट, शब्द से क्लियर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका मतलब यह है कि इसके रेजिस्टेंस में जो चेंजिंग होती है वो जो है कि प्रकाश पर निर्भर करती है। ये भी क्या होता है, यदि जो है कि लाइट बढ़ेगी, लाइट बढ़ेगी तो इसका जो है रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब है कि एलडीआर भी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इसका मतलब है कि एलडीआर भी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। लेकिन भाई मेरे ध्यान देना, तीनों जो है कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, लेकिन जो हमारा सेंसिस्टर है, जो ये भी क्या करता है? ये भी क्या करता है? तापमान पर ही डिपेंड करता है। नहीं, तापमान चेंज होने पर, तापमान चेंज होने पर इसका जो है कि रेजिस्टेंस चेंज होता है। बट क्या होता है कि जब तापमान यहाँ पे बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तापमान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा सेंसिस्टर होता है उसका ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है भैया? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर कौन सा है? बी नंबर। कौन सा भैया? बी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत मात्रा का क्या मात्रक है? मैं कल ही बताया था कि वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पूछे तो इस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज। चार्ज का हिंदी अर्थ आप सभी भाई जानते हो, आवेश। और आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टाइम। आई इंटू टाइम। आई इंटू टाइम। अब बताओ, क्यू बराबर आवेश, आई का मतलब क्या होता है भैया? धारा, और टी फॉर टाइम का मतलब क्या होता है भैया? समय। ठीक है भाई, चलो तो देखो भाई, इसमें धारा गुणे समय कौन दिखा रहा है? करंट गुणे टाइम मेरे को पहला ही दिख गया, आप लोग को भी दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा भैया? सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस का मात्रक क्या है? देखो एक्चुअली कंडक्टेंस, कंडक्टेंस अलग चीज होता है भैया। ठीक, और एक होता है कंडक्टिविटी। ये दोनों अलग चीज हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस
एक दूसरी चीज है रेजिस्टेंस, जिसको आप आर से इंडिकेट करते हो। एक होता है रजिस्टिविटी, जिसको आप रो से इंडिकेट करते हो। किससे करते हो? रो से। तो भाई वैसे ही कंडक्टेंस अलग है, कंडक्टिविटी अलग है, ठीक है। तो कंडक्टेंस यहाँ पे जो चालकता एक्चुअली बोला है चालकता, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है। इसका चालकता नहीं होगा, चालकत्व होगा। क्या होगा भैया? चालकत्व होगा। आपसे पूछे चालकत्व का मात्रक क्या होता है, आप बोलोगे महो होता है। महो का आप लिख सकते हो सीमेंस। क्या लिख सकते हो? सीमेंस, ठीक है। चलो ठीक है, इसको एक चीज और लिख सकते हो, सीमेंस बोलो या फिर ओम, ओम इनवर्स लिखो। क्या लिखोगे? ओम इनवर्स, यानी 1 बटे ओम, यानी प्रतिरोध का मात्रक का जस्ट इनवर्स यानी उल्टा, ठीक है। चलो, अगर चालकता पूछता है यानी हिंदी में जो लिखा है और अंग्रेजी में लिखता कंडक्टिविटी, तो उसका मात्रक क्या होता? उसका मात्रक भैया होता महो पर मीटर। क्या होता? महो पर मीटर। चलो अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा भाई। चलो अगला क्या है कि विच वन डिफाइन द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन परिभाषित करता है? क्या इसी चीज को मैं अभी 1-2 क्वेश्चन पहले डिस्कस नहीं किया हूं? क्या नहीं किया हूं कि जो 1 डिग्री टेम्परेचर में चेंज करने पर उसके प्रतिरोध में कितना चेंजिंग होता है, उसको ही क्या बोलते हैं? अल्फा, यानी ताप गुणांक। क्या बोलते हैं भैया? ताप गुणांक। यही तो शब्द बोल रहा है, यही तो बोल रहा है कि पर डिग्री सेंटीग्रेड में वो उसके प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को कौन परिभाषित करता है। उसको मैं क्या बताया कि एक किसी भी मटेरियल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप बढ़ाओगे, चेंज करोगे, तो उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ताप गुणांक। तो देखो भैया, यहाँ टेम्परेचर इफेक्ट, लॉज ऑफ टेम्परेचर गलत है भैया, टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट गलत है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज्ड टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी, यानी बैटरी की पोलैरिटी को टेस्ट करने के लिए किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है? तो एक बात ध्यान देना, बैटरी क्या देती है आपको सप्लाई? एसी देती है डीसी? आप बोलोगे सर डीसी देती है। आप बोलोगे सर डीसी देती है, तो इसका मतलब यह है कि बैटरी की पोलैरिटी को चेक करने के लिए हमेशा और हमेशा आप डीसी वाले किसका यूज करोगे? वोल्ट मीटर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? डीसी वोल्ट मीटर का यूज करोगे, या फिर आप मल्टीमीटर का यूज करोगे, या फिर आप मल्टीमीटर का यूज करोगे, ठीक है भैया। चलो अब आप बताओगे कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है, मूविंग आयरन अमीटर, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर, आप बताओगे इनमें से कौन जो है कि डीसी वोल्ट मीटर है? बताओ भाई। चलो देखो, इसमें से एक ही ऑप्शन है जो डीसी वोल्ट मीटर है, मैं इसको बता देता हूं, थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में चर्चा करूंगा। इसको चल कुंडली वोल्ट मीटर बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं पीएमएमसी टाइप वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं भैया? पीएमएमसी टाइप वोल्ट मीटर बोलते हैं। किसको? मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर को। क्यों? क्योंकि जो मूविंग पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान देना, आगे पढ़े होगे आप लोग, जानते होगे कि जो पीएमएमसी यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क करते हैं? सिर्फ और सिर्फ डीसी पे वर्क करते हैं, एसी पे वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? हम डीसी की पोलैरिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। एक है मूविंग आयरन अमीटर। मूविंग आयरन अमीटर देखो, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, या फिर जिसको आप बोलते हो एमआई टाइप। क्या बोलते हो भैया? एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट। तीसरा ऑप्शन है ये भी मूविंग आयरन टाइप, ये भी एमआई टाइप है, ये भी एमआई टाइप है। ये वोल्टमीटर है, ये अमीटर है। चलो लास्ट है डायनोमोमीटर टाइप। डायनोमोमीटर को टाइप को क्या करते हो आप? या बोलते हो ईएमएमसी टाइप बोलते हो, या फिर ईडी यानी इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप भी बोलते हो। तो ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करते हैं, ठीक है भैया। एसी और डीसी दोनों पे वर्क करते हैं। कौन? मूविंग आयरन टाइप और डायनेमोमीटर टाइप। लेकिन जो मूविंग कॉइल टाइप होता है
वो सिर्फ और सिर्फ किससे वर्क करता है, डीसी पे। इसलिए हम क्या करेंगे, डीसी बैटरी क्वालिटी को चेक करने के लिए क्या यूज करेंगे, डीसी वोल्टमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है भैया, चलो अगला देखो। अगला, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट, यानी जो ये सर्किट दिया गया है उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, किसमें, R2, यानी ये इसमें पूछ रहा है, इस वाले में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। आप बोलोगे, बोलोगे होता है नहीं भैया, I इंटू आर होता है। ठीक, चलो R तो पता है, लेकिन यहाँ की करंट नहीं पता है। अब करंट के लिए हम क्या करोगे, करंट के लिए देखो क्या करोगे, करंट के लिए आप क्या करोगे मेरे भैया, एक बात ध्यान रखना कि ये जो है कि करंट के लिए एक रेजिस्टेंस यहां पर है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, दूसरा रेजिस्टेंस यहां पर है, और एक रेजिस्टेंस यहां पर है। ठीक है, ठीक है, और 50 वोल्टेज की सप्लाई है। ठीक है, चलो देखो अब आप क्या करोगे इसके लिए, अब क्या करोगे, सबसे पहले करंट निकालोगे। करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, करंट निकालने के लिए भी तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस चाहिए, है? तो वोल्टेज तो दिया है 50 वोल्ट, रेजिस्टेंस कहां दिया है, रेजिस्टेंस देखो सब है 300, 400 और 200 यानी 100, और सारे के सारे क्या है, श्रेणी में। आप किस बोलोगे, किसमें है, श्रेणी में। और क्या श्रेणी के लिए मैंने फार्मूला नहीं बताया है कि R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 जितने भी हो सब होते हैं, क्या नहीं बताया मैं इसके लिए, बोलोगे हाँ सर आप बताए हैं, तो बोलो बताए भाई कितना है, R इक्वलेंट का मान कितना होगा, 300, 400, 200, 100, 300, 400, 200, 100, टोटल जोड़ दो भाई, 4 3 7 2 9 1 1000, यानी R इक्विवेलेंट का मान कितना आया, R इक्विवेलेंट का मान आया 1000। इसका मतलब ये है कि इस सर्किट को मैं कैसे ड्रा कर सकता हूं, इस सर्किट को मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूं कि ये टोटल मेरा 1000 ओम हो गया, ये 50 वोल्टेज की सप्लाई होगी। अब बताओ इसमें आप करंट निकालने के लिए क्या करोगे, I इक्वल टू V बाई आर, V का मान मतलब 500 और R का मान मतलब 1000, R का मान मतलब 1000, काट दो भाई 1/20, यानी करंट का मान कितना आ गया, करंट का मान क्या आ गया, 1/20 एम्पियर, 1/20 एम्पियर आ गया मान किसका, करंट का। अब बताओ सब में एक सीरीज में है, श्रेणी में, तो सब में करंट का मान क्या होगा, समान होगा। इसमें भी 1/20, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब जब आपको करंट का मान पता चल गया तो क्या आप वोल्टेज आप नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, V इक्वल टू आई आर से। आई का मान क्या है 1/20, 1/20, और रेजिस्टेंस R का मान क्या है 200, R का मान क्या है यहाँ का 200, आ गया 20 दहा में 10 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया 10 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर। अगर आपसे 10 में 100 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये पूछता, तो आप करते 100 गुणे 120, 20 पंजे 100, 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाता। आपसे इसमें पूछता, आप बोलते 1/20 गुणे 400, यहाँ पे 20 वोल्ट आ जाता। यहाँ पे ऐसे ही सबका क्या करते आप निकाल लेते। ठीक है भाई, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर है जो कि R2 में पूछा था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, चलो अगला क्या है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, यानी सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया भैया, फ्यूज इन सर्किट, यानी सर्किट में फ्यूज लगाने के लिए। नेक्स्ट है वोल्टमीटर कनेक्शन, यानी वोल्टमीटर को यूज करने के लिए, लगाने के लिए। थर्ड ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम्स, यानी घर की वायरिंग करने के लिए। लास्ट ऑप्शन क्या है, अमीटर में शंट प्रतिरोध, यानी अमीटर में शंट प्रतिरोध को जोड़ने के लिए। तो क्या मैं पिछले क्लास में डिस्कस नहीं किया हूं कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा और हमेशा आप कहाँ कनेक्ट करते हो, आप बोलोगे सर समांतर में जोड़ते हैं, किसी भी सर्किट की किस में जोड़ते हैं भैया, समांतर में जोड़ते हैं। और जो घरों की वायरिंग होती है वो भी हम किस में करते हैं, समांतर में करते हैं। और मैं क्या ये नहीं बताया हूं कि अमीटर जो होता है, अमीटर जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, और उसकी रेंज को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, शंट में यानी समांतर में यानी पैरेलल में क्या कनेक्ट करते हैं, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब सारे के सारे जो ही क्या क्या होते हैं, रेजिस्टेंस समांतर में होते हैं। लेकिन जो फ्यूज होता है मेरे भैया, जो फ्यूज होता है सब लोगों को पता होगा कि एक जो है फेज में लगाते हैं, एक न्यूट्रल में लगाते हैं, है ना, एक फेज में लगाते हैं, एक न्यूट्रल में लगाते हैं। यदि थ्री फेज हो तो तीनों में तो लगाते हैं।
इसका मतलब क्या है, सीरीज में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। ठीक है भैया, चलो अगला देखो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का नाम दूसरा यही है भाई, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बोलो या फिर विशिष्ट प्रतिरोध बोलो, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं भैया, रजिस्टिविटी। सारे का नाम एक ही है, सारी चीज क्या है, यानी प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी, तीनों क्या है, एक ही है। तो भाई सबको पता है कि इसको रो से इंडिकेट करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है भैया, ओम मीटर होता है। ठीक है, चलो तो देखो ओम मीटर किस ऑप्शन में दिया है, पहला ओम पर सेंटीमीटर, दूसरा ओम पर मीटर स्क्वायर, तीसरा ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्या है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, यानी जो इसमें रेजिस्टेंस दिया है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा था तो मैं इसका लिख दिया हूं पहले से कि देखो ये सिल्वर है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, और दोनों दोनों क्या है, ऑरेंज है। और क्या मैं इसके बारे में काफी डिटेल में कल नहीं बताया था, कल क्या मैं नहीं बताया था पिछली वीडियो में, कि जो लास्ट वाला होता है वो हमारा क्या होता है, यदि 6 बाइंड हो तब, 6 कलर कोडिंग हो, 6 हो तब टेम्परेचर कोफिशिएंट को, बाकी 5 4 3 2 1 कोई भी हो जो पीछे से होता है वो किसको इंडिकेट करता है, टॉलरेंस को। आप बताओगे सिल्वर का टॉलरेंस कितना होगा, आप बोलोगे सिल्वर का सर टॉलरेंस तो 10% होता है, आप बोलोगे सिल्वर का टॉलरेंस तो 10% होता है। देखो नहीं पता है जिस भैया के लिख लो, BBROY GB, वेरी गुड वाइफ, और गोल्ड सिल्वर। ठीक है, तो भाई सिल्वर का 10% होता है टॉलरेंस और गोल्ड का 5% होता है। ठीक है, चलो तो ये इसका कितना हो जाएगा, 10%। आप बताओ रेड के लिए, रेड के लिए 0 1 2, रेड के लिए क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब मल्टीप्लायर किसका यूज करोगे, 10⁻², 10⁻², आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है ऑरेंज, ऑरेंज कितने नंबर पे आ रहा है, 0 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है। चलो तो यह क्या होगा 3, एक ऑरेंज के लिए 3 हो जाएगा, दूसरे ऑरेंज के लिए भी 3 हो जाएगा, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लो भाई, 33, और 33 में 10 का 10 इसका 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो 100 का 2 शून्य हो गया, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस क्या 10%। देख लो कौन सा आंसर सही भाई, 33 100 प्लस माइनस 10%, ऑप्शन नंबर सी बी आपका क्या होगा, बेस्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, देखो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द शंट रजिस्टर आर टू यूज्ड इन सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट, यानी कोई एक ओम मीटर होता है। देखो इसमें एक्चुअली क्लियर हो रहा है तो ठीक है, नहीं मैं अभी थोड़ा क्लियर कर ही देता हूँ। ठीक है, जो ओम मीटर होता है, ये ओम मीटर का क्या है, सर्किट है। ये ओम मीटर का क्या है, सीरीज टाइप ओम मीटर का सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है जो कि क्या है, वेरिएबल दिखाया गया। क्या है वेरिएबल, मतलब चेंज होने वाला। ठीक है, चलो और यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस है, क्या है अननोन। ठीक है, यहाँ पे जो है कि बैटरी की सप्लाई। तो ये पूछ रहा है कि जो ये RSH है, शंट का रेजिस्टेंस है, वो एक सेकेंड, चलो ठीक है, वो क्या करता है, मतलब उसका काम क्या है। तो ये ध्यान रखना, ये सीरीज टाइप ओम मीटर में हमेशा और हमेशा आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। जो ये रेजिस्टेंस होता है RSH, वो क्या करता है, वो क्या करता है मेरे भाई, जीरो को एडजस्टमेंट करता है। क्या करता है, जीरो को एडजस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझो, मतलब ये होता है कि जैसे एक बार आपने इसको यूज कर लिया ओम मीटर को, किसी रेजिस्टेंस को माप लिया, ठीक ठीक है माप लिया। अब क्या होता है कि जो ओम मीटर होता है उसको एक, आपको मैं कल ही बताया था कि इसका जो पैमाना स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आप बोलोगे सर सीरीज टाइप का तो पैमाना इन्फिनिटी से लेके 0 तक जाता है। कहां जाता है, इन्फिनिटी से लेके 0 तक जाता है। इसका मतलब यह है कि इसको एक बार पुनः जो है कि इन्फिनिटी तक लाना आवश्यक है। क्या, एक बार माप लिया ठीक है, उसके बाद इसको इन्फिनिटी तक लाना आवश्यक है, इसीलिए RSH रेजिस्टेंस प्रयोग किया जाता है जीरो को एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, ठीक है भैया, चलो तो इस देख लो भाई, जीरो को एडजस्ट कौन कर रहा है, टू लिमिट द करंट इन सर्किट, भैया गलत है, रजिस्टेंस सर्किट को वो करने के लिए नहीं हो जाता। ठीक है, टू इंक्रीज द मीटर्स रेजिस्टेंस, यानी मीटर के रेजिस्टेंस को मान को बढ़ाने के लिए, जी बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन है टू एडजस्ट द जीरो पोजीशन ऑफ द
पॉइंटर यानी पॉइंटर की सुनिश्चिति को एडजस्टमेंट करने के लिए यानी समायोजित करने के लिए, जो कि आपका सही आंसर है। ठीक है भैया, जो कि आपका सही आंसर है, एडजस्ट द जीरो पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। चलो अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने रहा, क्या है अगला? विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अफेक्ट द हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, यानी कोई कंडक्टर है यानी चालक है, उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो किससे प्रभावित होती है, यानी कैसे पैदा होती, कहने का मतलब ये हुआ। तो देखो भैया, किसी भी कंडक्टर में ऊष्मा उत्पन्न होने का एक ही फार्मूला है, जूल का नियम। जूल का नियम सभी भाई जिन भैया को नहीं पता होगा अपने दिमाग में हमेशा और हमेशा के लिए भर लेना कि जहां पर ऊष्मा उत्पन्न होने की बात होगी वहां पे हीट का फार्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही फार्मूला होता है हीट का। इसका मतलब यह है कि जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो तापमान के समानुपाती होगी, रेजिस्टेंस के समानुपाती होगी और धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, धारा के समानुपाती नहीं होगी, समझे, धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। ठीक है, तो देखो वोल्टेज पहला तो गलत ही है, दूसरा है स्क्वायर ऑफ करंट, ये भी ये सही आंसर है। तीसरा है रेजिस्टेंस का स्क्वायर के नहीं, देखो रेजिस्टेंस का स्क्वायर नहीं भैया, रेजिस्टेंस केवल एक ही बार है। ठीक है, तो गलत है। लास्ट ऑप्शन है करंट पास थ्रू इट, यानी करंट के प्रवाही धारा के नहीं, प्रवाही धारा के नहीं, प्रवाही धारा के वर्ग के, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, क्या अगला? What is the change in value of resistance of the conductors if its cross sectional area is doubled? यानी कोई कंडक्टर है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कहने का मतलब ये है। ठीक है भाई, चलो अब आप मुझे बताओ कि क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है, मैंने पहले क्या माना कि जब पहले मेरा रेजिस्टेंस था R1 था, उसकी लंबाई L1 थी, उसका एरिया A1 था। बाद में जब आपने इसका क्षेत्रफल क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R2 हो गया, लेंथ L2 हो गई और एरिया A2 हो गया। लेकिन आपको मैं कल ही बताया था कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन कभी भी आपका आयतन चेंज होता नहीं है। इसका मतलब A1 L1 बराबर A2 L2, आप यहाँ से L1 और L2 का मान यदि निकालोगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, A2 बाई A1 आ जाएगा, A2 बाई A1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, अगर इसका क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, यानी पहले जो ए था वो ठीक है, अब क्या किया कर रहा है, अब क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल को दोगुना करने का मतलब जो A2 का मान है पहले A1 का दोगुना यानी 2A1 कर दिया जाए, 2A1 करोगे तो भाई A1 से कैंसिल हो जाएगा, यानी L1 बटे L2 का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप बताओगे R इक्वल टू रो L बाई A होता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, एक सेकेंड, इसका मतलब ये है कि पहले आपका जो R है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। R किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। अब देखो पहली लेंथ तो L1 थी, आज हमारी लेंथ L2 का मान क्या है, आप बोलोगे L2 का मान सर मैं यहां से निकालूंगा तो ये इधर चला जाएगा, इधर, यानी L1 बाई 2, आप बोलोगे L1 बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आज जो हमारा R2 आ रहा है वो L1 यानी पहले का आधा आ रहा है, क्या आ रहा है, पहले का आधा आ रहा है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, आधा हो गया, आधा हो गया। अब देखो किसमें आधा हो रहा है, नो चेंज, तो भाई गलत बात है। देखो तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है, 4 गुना कम हो जाएगा, जो कि गलत बात है। दूसरा और तीसरा को समझो, तीसरा में क्या बोला है, 2 गुना अधिक हो जाएगा, नहीं भाई 2 गुना अधिक थोड़ी हो रहा है, ये भाई आधा हो रहा है, लंबाई आधा हो रहा है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आधा होगा, यानी घटेगा, तो ये भी गलत है। बी ऑप्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज 2 टाइम, 2 गुना से कम हो जाएगा, हो रहा है भाई 2 गुना से कम, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द बेस्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ अक्रॉस द रजिस्टर R4 इन द गिवन सर्किट, यानी जो ये सर्किट दिया गया है, ये है भैया देखो R4 नहीं पता है, ये है भैया, तो मैं बना दे रहा हूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, R4 है। ठीक है भाई, इसमें बोल रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, और जो ये रेजिस्टेंस है इसका मान दिया है 40, और जो ये रेजिस्टेंस है इसका मान दिया है 60, और जो ये रेजिस्टेंस है इसका मान दिया है 36, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दिया है। ठीक है भाई, चलो अब आप बताओ कि मैं क्या बताया था, वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे सर वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए मुझे तो करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस चाहिए,
तो आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस तो मेरे को पता है, ऑलरेडी दिया ही है, लेकिन करंट मेरे को नहीं पता है, करंट मेरे को नहीं पता है। चलो ठीक है, करंट पता करते हैं। करंट पता करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ का वोल्टेज बाकी सारे का रेजिस्टेंस निकालोगे। सारे रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, 36 और 50 तो सीरीज में है सर, लेकिन 40 और 60 सीरीज में नहीं है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। 40 और 60 किस में है, पैरेलल में है। चलो निकालो भाई, 1 R इक्विवेलेंट यहाँ से निकालो। 40 और 60 के लिए मैं निकाल रहा हूँ, 40 और 60 के लिए। 1/40 प्लस 1/60 बराबर, इनका लसा कितना होगा 20, बराबर क्या हो जाएगा 2। 1/R इक्विवेलेंट का मान यानी R इक्विवेलेंट टोटल का मान क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 120/5 यानी 24, यानी 24। आप बोलोगे सर यानी 24, यानी 40 और 60 टोटल का मान आ जाएगा 24। यानी इस सर्किट को आप यदि यदि थोड़ा सा रिप्लेस करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। कैसे, ये 50 और इन दोनों पैरेलल थे, अभी निकाला मैं, कितना आया 24, ये हमारा 36। यहाँ का वोल्टेज भाई 220। अब ठीक है, अब ठीक है, कोई बात नहीं। अब तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लो। तीनों रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में। और जब सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। 30 सॉरी ये 36 ना, ठीक है। 36 24 कितना हो जाएगा भैया, आप बोलोगे सर 60, आप बोलोगे 60, 60 50 कितना हो जाएगा 110 ओम। कितना हो जाएगा भैया 110 ओम। इसका मतलब है इस सर्किट को चेंज करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, आप बोलोगे सर मैं ऐसे कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकते हो, ऐसे 220 वोल्ट की सप्लाई है और 110 वोल्ट का 110 ओम का रेजिस्टेंस है। अब बताओ जब रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, तो क्या आप यहाँ का करंट नहीं निकाल सकते, आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। V बाई आर से मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ। V बाई आर क्या है भाई 220/110 बराबर 2। इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर, वही वाली करंट सभी जगह फ्लो हो रही है, यानी 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। कितनी एम्पियर की भैया, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब है कि इसमें और इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि 40 और 60 में कभी भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में जो है कि रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट बढ़ता है। वोल्टेज पैरेलल में समान होता है लेकिन करंट कभी नहीं, ठीक है। तो 36, लेकिन 36 ये करंट जाएगी इधर, यहाँ 2 रास्तों पर, फिर एक अपना रास्ता पकड़ लेगी। इसका मतलब है कि करंट का मान 2 ही रहेगा। अब आप बताओगे यहाँ का वोल्टेज क्या ड्रॉप क्या होगा, तो भाई वोल्टेज ड्रॉप के लिए मैं अभी बताया कि V इक्वल टू आई आर। आई का मान आपने 2 निकाल लिया, आर का मान पूछा दिया है 50, क्योंकि इसी वोल्टेज ड्रॉप पूछा है। आप बोलोगे सर 50 दूनी तो 100 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमको डी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर हमको कौन सा दिख रहा है भैया, डी दिख रहा है। ठीक है भाई, तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, चलो अगला क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज। यानी प्रकाश की तीव्रता को क्या कहते हैं, बढ़ा दिया जाए तो जो हमारा LDR होता है उसकी प्रतिरोध क्या होगा। मैं 2-3 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूं कि जो हमारा LDR होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है हमारा निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है, क्या होता है भैया, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि इसका जो है कि यदि ताप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और जब ताप घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है भैया, चलो तो देखो भाई क्या कर रहे थे, क्या होगा जब प्रकाश तीव्रता बढ़ाया जाए, यानी बढ़ा रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस घटेगा। घटेगा किसमें, ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो अगला देखो क्या अगला, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ डीसी सर्किट। यानी कोई डीसी सर्किट है उसमें पावर का फार्मूला, पावर को ज्ञात करने के लिए, पावर मतलब शक्ति को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो आप कहोगे सर पावर के बारे में तो बड़ी अच्छी तरह हम पढ़े हैं, P इक्वल टू वी आई होता है, यानी पावर इक्वल टू क्या होता है भैया, आप बोलोगे सर पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। क्या होता है भैया, वोल्टेज और करंट का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो देख लो भैया किसमें है वोल्टेज और करंट का गुणनफल। देखो वोल्टेज यहाँ पर टाइम, यहाँ पर V इंटू टी, गलत बात है। यहाँ पर करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी I इंटू आर, ये तो भाई वोल्टेज ड्रॉप के लिए फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज और रेजिस्टेंस भी आ रही है तो कोई फार्मूला ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिखा रहा है, करंट इंटू वोल्टेज यानी I इंटू आर
सॉरी करंट टू वोल्टेज ना आई इंटू भी, यानी वी आई, तो ये बेस्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ इतना रेटेड क्लैंप। यानी कल मैं इस चीज के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब किसी भी बल्ब की रेटिंग दिया हो तो वहां से सिर्फ और सिर्फ उसका आप रेजिस्टेंस निकालते हो, उसके बाद कुछ भी कैलकुलेट करना हो। खैर यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस ही निकालना है तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो भाई वाट का मतलब क्या होता है? पावर, P इक्वल टू 200 वाट। ठीक है, चलो और क्या दिया है? और दिया है वोल्टेज, यानी V इक्वल टू क्या दिया भैया? 250 वोल्ट। कितना दिया है? 250 वोल्ट। आप बताओगे रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस का फार्मूला तो हमको बहुत अच्छी तरह पता है, V स्क्वायर बाई T होता है। चलो V का मान क्या है भैया? 250। स्क्वायर का मतलब 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार, बटे P का मान 200। P का मान क्या है भैया? 200। 200 में 2 शून्य कट जाएगा, 25 25 में कितना जाएगा? 625। और 625 बटे 200, भाई 600 का आधा कितना? 300, और 25 का आधा 12, 312 दशमलव 5, 12.5, 312.5 कहाँ है भैया? ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है भैया? बेस्ट आंसर होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है भाई, चलो एक सेकंड जरा देखो तो। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ऑन ओपन सर्किट। यानी एक ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? तो देखो मैं क्या इस चीज के बारे में भाई सभी लोग जानते हो कि जब सपोज दैट आपने यहाँ पर से सप्लाई दे रहे हो, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, मैंने लगा दिया बल्ब सपोज दैट, ठीक है, आप इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि जब कह रहा है कि एक सर्किट ओपन हो जाए खुले सर्किट में, यानी ये तार टूट जाए, अब बताओ जब भैया तार टूट जाएगा तो क्या करंट फ्लो होगी? क्या क्या करंट फ्लो होगी? क्या नहीं। इसका मतलब करंट का मान क्या हो जाएगा? जीरो। जब करंट का मान जीरो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे से क्या होते हैं? जस्ट विपरीत होते हैं। क्या होते हैं भैया? एकदम विपरीत होते हैं। इसका मतलब यह है कि करंट जीरो तो रेजिस्टेंस अनंत, यदि रेजिस्टेंस जो है कि जीरो तो करंट अनंत। ठीक है, इसका मतलब बहुत हाई। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब ओपन सर्किट है तो रेजिस्टेंस करंट जीरो बहेगा, रेजिस्टेंस का मान बहुत क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका कौन सा होगा? सही आंसर। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में और नई ऊर्जाओं के साथ। ठीक है भाई, चलो।